एंटी प्लेटलेट्स फार्माकोलॉजी। पहले हम फार्माकोलॉजी की तरफ जाएं, उससे बेहतर है कि हम लोग थोड़ा सा प्लेटलेट एडहीजन, एक्टिवेशन, एग्रीगेशन को जानें। अगर हमें ये पता होगा तो फार्माकोलॉजी हमारे लिए बहुत आसान होगी। मान लीजिए कि आपके पास ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल में जाते हैं और फ्लोट कर रहे होते हैं, तैरते होते हैं प्लेटलेट्स और बहुत सारे ब्लड सेल्स। हम यहाँ पर अभी जो बात कर रहे हैं वो प्लेटलेट्स की बात कर रहे हैं। तो ये जो प्लेटलेट्स हैं इसको मैंने यहाँ पर जूम करके दिखाया है। होता क्या है, जनरली ये इनएक्टिव फ्लो कर रहे होते हैं ब्लड वेसल में। जब ब्लड वेसल रप्चर हो जाता है ड्यू टू सम इंजरीज, तो क्या होता है, जो ब्लड वेसल का यहाँ पर एंडोथेलियल लेयर है, जब ये हट जाता है तो यहाँ पर फिर सब एंडोथेलियम और फिर कोलेजन फाइबर्स, ये कोलेजन फाइबर्स जो पे यहाँ पर ब्लू से मेंशन है दिखाई दे रहे, ये कोलेजन फाइबर्स एक्सपोज हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, यहाँ पर वॉन विलिब्रांड फैक्टर्स यहाँ पर आकर के अटैच हो जाते हैं। और ये प्लेटलेट्स जब यहाँ पर तैर रहे होते हैं, ये वाले प्लेटलेट्स अभी ये दो यहाँ पर जूम किए गए दिखाई दे रहे हैं, तो ये प्लेटलेट्स जब तैर रहे होते हैं तो ये इनएक्टिव होते हैं। जब ये इनको देखते हैं वॉन विलिब्रांड फैक्टर को, तो ये क्या करते हैं, जल्दी आ जाते हैं। दो चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं प्लेटलेट्स के लिए कि वो आकर के यहाँ पर कंबाइन हो, ज्वाइन करें, अटैच हो। एक है वॉन विलिब्रांड फैक्टर, दूसरा कोलेजन खुद। तो इस प्लेटलेट्स पर क्या होते हैं, दो किस्म के रिसेप्टर होते हैं, GP1A, GP1B। बाय मीन ऑफ 1A जो है ये कोलेजन फाइबर के साथ अटैच होगा, और बाय मीन ऑफ GP1B जो है, GP स्टैंड्स फॉर ग्लाइकोप्रोटीन, ये जो रिसेप्टर है इसके थ्रू ये बाइंड करेगा विद द वॉन विलिब्रांड फैक्टर। इस तरह से फिर क्या होगा, पहला स्टेप एडहीजन हुआ। जब ये एडहर होगा, अटैच होगा, तो ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन। जब ये एक्टिवेट होगा ये वाला प्लेटलेट, तो इसके अंदर कुछ राउंड शेप के वेसिकल्स होते हैं। ये वेसिकल्स फिर क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और जिसको हम फिर कहते हैं डीग्रेनुलेशन। इसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स हैं वो फिर बाहर निकलते हैं। ये ग्रेन्यूल्स क्या है, ये असल में ADP, सेरोटोनिन और एटसेट्रा, जिसको हम लोग एग्रीगेटिंग फैक्टर्स कहते हैं। एग्रीगेटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, एग्रीगेटिंग नाम से जाहिर है कि ये एग्रीगेट करते हैं, मिलाते हैं, ज्वाइन करते हैं, इकट्ठा करते हैं किस चीज़ को, दूसरे प्लेटलेट्स को यहाँ पर बुलाते हैं, और यहाँ पर फिर प्लेटलेट प्लग बनाएंगे, और यहाँ पर एक क्लॉट जब बनेगा तो उस प्लेटलेट प्लग में, उस थ्रोम्बस में बहुत सारे जमा होंगे। तो इन जमा होने के मैकेनिज्म को हम लोग कहते हैं एग्रीगेशन। तो पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको मज़ीद जानते हैं कि जब ये वेसिकल यहाँ पर फ्यूज़ होगा तो ये यहाँ पर ग्रेन्यूल्स रिलीज करेगा बाहर, जो कि सेरोटोनिन, ADP और एटसेट्रा वगैरह होते हैं। और एक और भी चीज़ है थ्रोम्बोक्सिन A2, जिसको मैंने यहाँ पर एक नेक्स्ट सेपरेट सी एरो के ज़रिए से यहाँ पर मेंशन किया है। इसका रीज़न क्या है कि मैंने उसको सेपरेटली मेंशन किया है। थ्रोम्बोक्सिन A2 ये असल में इस ग्रेन्यूल्स का हिस्सा नहीं है, ये उस ग्रेन्यूल्स को जो बंद किया वेसिकल नहीं, मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन का हिस्सा है। तो ये सारे क्या हो गए, थ्रोम्बोक्सिन A2, सेरोटोनिन, ADP एटसेट्रा, और भी होते हैं कुछ मटेरियल्स। तो ये असल में ये प्लेटलेट एग्रीगेटिंग मटेरियल्स हैं। अभी दो काम हो गए, एडहीजन, एक्टिवेशन, अभी काम है एग्रीगेशन का। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये क्या करेंगे, ये एग्रीगेशन के लिए काम देंगे। कैसे काम देंगे, आते हैं टुवर्ड्स द वेरी फर्स्ट वन, थ्रोम्बोक्सिन A2। थ्रोम्बोक्सिन A2 असल में कैसे बनता है, ये इस मेम्ब्रेन से बनता है। आप जानते हैं मेम्ब्रेन बना हुआ है किस चीज़ से, फॉस्फोलिपिड से। तो फॉस्फोलिपिड में से लिपिड है ना, एराकिडोनिक एसिड लिपिड से बनता है, और ये एराकिडोनिक एसिड फिर यहाँ पर मौजूद एक एंजाइम है COX-1, उसको कन्वर्ट करेगा एराकिडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में, फिर उसकी फर्दर मेटाबॉलिज्म होती है तो थ्रोम्बोक्सिन A2 बनता है। इस तरह से ये थ्रोम्बोक्सिन A2 इस वेसिकल के मेम्ब्रेन से बनता है फॉस्फोलिपिड से। यहाँ पर ये इसके स्टेप्स हो गए। तो यहाँ पर जो COX-1 ही हमारा टारगेट है। आते हैं हमारे इसकी तरफ, अभी ये थ्रोम्बोक्सिन A2 के मैकेनिज्म की तरफ आते हैं कि ये कैसे एग्रीगेशन को इंक्रीज करता है। थ्रोम्बोक्सिन A2 का रिसेप्टर है, इस प्लेटलेट पर भी हैं और इस प्लेटलेट पर भी हैं, मींस प्लेटलेट्स पर होते हैं इन शॉर्ट। तो जब ये यहाँ से रिलीज हो गए, अभी ये वाला एक्टिव प्लेटलेट है, अभी इनका काम क्या है कि दूसरे प्लेटलेट्स को ढूंढे, उनको भी एक्टिवेट करें, और उनको फिर ला करके यहाँ पर जमा दे, एग्रीगेट करवाए। तो ये जा करके इस प्लेटलेट पर, ये जो प्लेटलेट है नेक्स्ट वन, इस पर इसका रिसेप्टर है GQ कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर है। जब ये थ्रोम्बोक्सिन A2 इसके साथ अटैच होगा तो आप लोगों को याद होना चाहिए GQ कपल्ड, GI कपल्ड, GS कपल्ड, ये हमारे बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स हैं फार्माकोलॉजी के।
तो उनका अभी यहाँ पर मैकेनिज्म हो रहा है। तो इसीलिए मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, फिर वीडियो बढ़ जाएगी। शॉर्टली मैं इनको बताऊँगा कि ये क्या करते हैं। GQ फॉस्फोलाइपेज C को एक्टिवेट करेंगे, वो फिर PIP2 फॉस्फोटिडाइल आइनोसिटोल बिसफॉस्फेट, फिर वो आकर के IP3 आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट और फिर डाइएसिल ग्लिसरॉल बनेगा। तो ये GQ के थ्रू हुआ। जब TA2 यानी कि थ्रोम्बोक्सिन A2 यहाँ पर अटैच हुआ, इस IP3 का काम क्या है, कैल्शियम को रिलीज करवाना था एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से। DAG डायरेक्टली यहाँ पर एक और रिसेप्टर है इस प्लेटलेट पर जिसको बोलते हैं GP2B3A रिसेप्टर। ये वाला रिसेप्टर यहाँ पर भी मौजूद है जो कि एक्टिवेटेड प्लेटलेट है। तो दोनों प्लेटलेट्स पर ये वाले रिसेप्टर्स भी होते हैं। जब ये एक्टिवेट होगा तो क्या करेगा, ये रिसेप्टर आकर के फिब्रिनोजिन के साथ बाइंड करेगा और उस तरह से क्या करेगा, एक और फिब्रिनोजिन के साथ एक लिंकेज होगी इस वाले रिसेप्टर की। तो बाइंडिंग ऑफ फिब्रिनोजिन, ये दो रिसेप्टर्स आपस में मिलेंगे तो इससे क्या होगा, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन होगी, जमेंगे एक दूसरे के ऊपर। और ये जो कैल्शियम है, जब भी आप लोग कैल्शियम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में, मोस्टली हम लोग क्या कहते हैं कि जब वहाँ पर वेजिकल की बात होती है, तो जब भी कैल्शियम रिलीज होगा और वहाँ पर वेजिकल की बात हो तो इसका मतलब है कि वो वेजिकल को फ्यूज करवाएगा। इन शॉर्ट ये आकर के यहाँ इस कैल्शियम का काम क्या होगा, ये कैल्शियम यहाँ पर आकर के इस वेजिकल को इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करके इसके अंदर जो मौजूद एग्रीगेटिंग फैक्टर्स हैं उसको रिलीज करेगा, थ्रोम्बोक्सिन A2, ADP और 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन एक्सेट्रा। तो फिर जब ये रिलीज होंगे, ये फिर मजीद दूसरे प्लेटलेट्स को ढूंढेंगे, उनको भी एक्टिवेट करेंगे। इस तरह से इसने क्या किया, थ्रोम्बोक्सिन A2 ने एक के तरीके से ये एग्रीगेटिंग मटेरियल और रिलीज करवाया दूसरे प्लेटलेट से, और साथ में उसको एक्टिवेट करके उसको यहाँ पर बुलाना इंक्रीज किया उसका। इस प्लेटलेट को जब इसने एक्टिवेट किया तो फिर ये वाला एक्टिवेटेड प्लेटलेट आकर के फिर यहाँ पर बाइंड करेगा। तो बाइंड करने से इसको हम बोलते हैं, इस मैकेनिज्म को बोलते हैं एग्रीगेशन। तो इस तरह से एडिशन, एक्टिवेशन, एग्रीगेशन होती हैं। पहले एडिशन हुई, फिर एक्टिवेट हुआ, फिर इसने एग्रीगेटिंग मटेरियल रिलीज किए, उन्होंने फिर जाकर के दूसरे प्लेटलेट्स को एक्टिवेट किया, उनको फिर यहाँ पर बुलाया, और फिर जब ये दूसरे प्लेटलेट्स इस एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स जब ये जमेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेशन। तो इस तरह से क्या होता है, एडिशन, एक्टिवेशन, एग्रीगेशन। तो ये तो हुआ काम TA2 थ्रोम्बोक्सिन A2 का। और जब बात आती है फार्माकोलॉजी की तो फिर हम लोग थ्रोम्बोक्सिन A2 के साथ साथ ADP और फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स इनकी तरफ भी आते हैं। तो थोड़ा सा कंसेप्ट इनका भी जानते हैं, ADP और फॉस्फोडाइस्ट्रेज का। ADP क्या करते हैं, ADP भी एग्रीगेटिंग फैक्टर्स में से एक फैक्टर है। तो ये ADP आकर के इसका भी रिसेप्टर मौजूद है दूसरे प्लेटलेट्स पर। तो जब ये यहाँ पर बाइंड करेगा क्या होगा, पहले जनरल बात समझ लें। GS तो आप लोगों को पता होगा, जो एडेनिलाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा वो ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट करेगा। उसका काम था प्रोटीन काइनेजेस A को एक्टिवेट करना। फिर उसका काम था प्रोटीन हो, कोई एंजाइम होता है, उसको क्या करना, उसमें ऐड करना इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जब ये इसमें ऐड होगा तो फिर ये वाला जो प्रोटीन है ये इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये हुआ फॉस्फोराइलेशन की वजह से इनएक्टिवेशन। तो ये जब ADP यहां पर बाइंड करेगा, ये क्या करेगा, चूंकि इसके भी दो मैकेनिज्म हैं, इस ADP के साथ एक हुआ GI, दूसरा है GQ, ये दो प्रोटीन अटैच होते हैं। तो ये GI GQ के थ्रू क्या करेगा, जब ये ADP इस रिसेप्टर पर बाइंड करेगा और इसका GI वाला जो प्रोटीन है वो एक्टिवेट होगा, तो वो इस एडेनिलाइल साइक्लेज को इनएक्टिव कर देगा। उसके इनएक्टिव से क्या होगा, जब ये एडेनिलाइल साइक्लेज इनएक्टिव होगा तो ATP साइक्लिक AMP में कम तब्दील होगी, कन्वर्जन उसकी कम होगी, और प्रोटीन काइनेजेस A कम एक्टिवेट होंगे, जिससे क्या होगा, फॉस्फेट की एडिशन कम होगी। तो इससे क्या होगा, जब इस प्रोटीन को फॉस्फेट नहीं मिलेगा, जब ये उसको फॉस्फोराइलेशन इसकी नहीं होगी तो ये एक्टिव हो जाएगा। इस एक्टिवेशन से क्या होगी, ये GP2B3A जो रिसेप्टर है ये एक्टिवेट होगा। ये एक्टिवेट हुआ तो इसने फिब्रिनोजिन के ज़रिए से ये जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट है जो ऑलरेडी एक्टिव है, इसके साथ बाइंड करेगा। बाइंडिंग के बाद क्या होगा, एग्रीगेशन होगी। तो इस तरह से ये थ्रोम्बोक्सिन A2 ADP एग्रीगेशन को इंक्रीज करते हैं। और यहाँ पर बात है फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम, ये एंजाइम भी एग्रीगेशन को इंक्रीज करता है। वो कैसे, फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम का काम क्या है, इस साइक्लिक AMP को ब्रेक करना, तोड़ना। जब ये इसको तोड़ेगा तो क्या होगा, PKA प्रोटीन काइनेजेस A जो है वो एक्टिव नहीं होंगे,
वो एक्टिव नहीं होंगे तो उनका काम था इस प्रोटीन में फॉस्फेट को ऐड करके इसको इनएक्टिव बनाना। लेकिन अभी ये इनएक्टिव नहीं होगा, ये एक्टिव होकर के दोबारा से GP2B3A को एक्टिवेट करेगा। जब ये एक्टिवेट होगा, ये वाला GP2B3A जो रिसेप्टर है, अगर ये एक्टिवेट होगा तो इसने आकर के बाइमिनोफिब्रिनोजिन इस ऑलरेडी एक्टिवेटेड प्लेटलेट के साथ बाइंड करना है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एग्रीगेशन। तो इस तरह से एग्रीगेशंस होते हैं, बाइमीन ऑफ GP2B और बाइमीन ऑफ फास्फोडाइस्ट्रेज, बाइमीन ऑफ द ADP, बाइमीन ऑफ द थ्रोम्बोक्सिनेट। तो ये असल में हमारे साइट भी हैं जब हम लोग फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं। तो हम अभी केस से एंटी प्लेटलेट्स ड्रग देंगे, यानी कि जब इनकी एग्रीगेशन नहीं करवाए तो वो क्या है वो ड्रग्स, वो हमारे पास जनरल है। नंबर 1 कॉक्स इनहिबिटर्स, कॉक्स में भी कॉक्स-1 जिसका नाम है एस्पिरिन, ADP इनहिबिटर्स क्लोपिडोग्रिल, GP2B3A इनहिबिटर्स एबिसिक्सिमैब और फॉस्फोडाइस्ट्रेस टाइप 3 इनहिबिटर्स सिलोस्टाजोल। इसके और भी ड्रग्स हैं, लेकिन ये मैंने सिर्फ थोड़े से जो वेल नाउन ड्रग्स है वो उठाए। तो खैर हमारा काम है इनके मैकेनिज्म्स को समझना। कॉक्स-1, ये रहा कॉक्स-1। जब थ्रोम्बोक्सिन A2 एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट होगा, उसके बाद ये जाएगा कन्वर्ट होगा इनटू प्रोस्टाग्लैंडिन H2 बाइमीन ऑफ कॉक्स-1। तो फिर उसके बाद उसकी मेटाबॉलिज्म होगी, थ्रोम्बोक्सिन A2 बनेगा। अगर हम यहाँ पर एस्पिरिन देंगे, एस्पिरिन के देने से क्या होगा, ये पाथ हमने इनहिबिट कर दी, रोक ली। जब ये रोक ली थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बनेगा, थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बनेगा तो ये GQ रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होगा, IP3 DAG नहीं बनेगा, DAG नहीं बनेगा तो GP2B3A जो रिसेप्टर है ये एक्टिवेट नहीं होगा और यहाँ पर एग्रीगेटिंग फैक्टर्स रिलीज नहीं हो गए, क्योंकि कैल्शियम ने रिलीज करवाने थे। IP3 कैल्शियम को रिलीज कर रहा था, फिर वो कैल्शियम ने इस वेजिकल को फ्यूज करके इसके अंदर जो एग्रीगेटिंग फैक्टर्स थे उसको रिलीज करने थे। अभी जब हमने यहाँ पर इस पाथ को स्टॉप किया तो ना एग्रीगेटिंग फैक्टर्स आए, ना ये रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ। तो जब ये दोनों एक्टिवेट नहीं होंगे तो एग्रीगेशन मजीद नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये इनएक्टिव है। जब ये इनएक्टिव है और यहाँ पर एग्रीगेटिंग फैक्टर्स रिलीज नहीं हो रहे तो मजीद जो आगे के स्टेप्स हैं, यानी कि दूसरे प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करना, एग्रीगेट करना, ऊपर नहीं होगा। मीन्स यहाँ पर इस तरह से एग्रीगेशन स्टॉप होगी बाय मीन ऑफ द एस्पिरिन। और नेक्स्ट हमारे पास हैं ADP इनहिबिटर क्लोपिडोग्रिल। ADP को इनहिबिट करते हैं, इसके पास दो स्टेप्स है, GI और GQ। GQ तो बिल्कुल वही मैकेनिज्म हुआ। GI अगर हम इसको इनहिबिट करते हैं तो केस से हम लोग यहाँ पर प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन को स्टॉप करेंगे। क्लोपिडोग्रिल ADP इनहिबिटर जब हम देंगे तो हमने क्या किया, असल में हमने इसका पाथ इनहिबिट किया। इसको इनहिबिट किया तो क्या होगा, एडेनिलाइल साइक्लेज का काम शुरू हो जाएगा। उसका काम क्या था, ATP से साइक्लिक AMP बनाना, उसने प्रोटीन काइनेजेस A बनाना था, एक्टिवेट करवाना था। जब प्रोटीन काइनेजेस A एक्टिवेट होंगे तो वो क्या करेंगे, वो फॉस्फेट को ऐड करेंगे इस प्रोटीन में, इस एंजाइम में। यहाँ पर कुछ एंजाइम होते हैं ऑलरेडी, तो ये इसको एक्टिवेट करेंगे। तो इस फॉस्फेट के एडिशन से इन प्रोटीन्स में या इन एंजाइम्स में फिर क्या होगा, फिर ये प्रोटीन्स क्या हो जाएंगे, फिर इनएक्टिव हो जाएंगे। जब ये इनएक्टिव हुए तो क्या होगा, ये पाथ रुक गया, यानी कि ये वाले जो GP2B3A रिसेप्टर्स हैं ये एक्टिवेट नहीं होंगे। तब ये जब एक्टिवेट नहीं होंगे तो फिर यहाँ पर जो फिब्रिनोजिन के जरिए से अटैचमेंट थी वो नहीं हुई, यानी कि एक प्लेटलेट दूसरे प्लेटलेट के साथ अटैच नहीं हो रहा, एग्रीगेशन नहीं हो रही। इस तरह से काम होता है क्लोपिडोग्रिल का। अभी हम आते थोड़ा हमारे नेक्स्ट की तरफ, दैट इज PDE3 फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर। अगर हम इसको देते हैं, इसका काम आप लोग को याद हुआ कि इसने साइक्लिक AMP को ब्रेक करना था। अभी जब हम लोग इसको देंगे इनहिबिट, इसके इनहिबिटर्स ड्रग देंगे, कौन कौन से हैं हमारे पास, सिलोस्टाजोल एटसेट्रा। जब हम ये इंडिकेट करेंगे सिलोस्टाजोल तो इससे क्या होगा, फॉस्फोडाइस्ट्रेज का पाथ जो है वो रुक जाएगा। यानी कि साइक्लिक AMP, पहले इसने साइक्लिक AMP को तोड़ना था, अभी नहीं तोड़ेगा। जब नहीं तोड़ेगा तो साइक्लिक AMP प्रोटीन काइनेजेस A को एक्टिवेट करेंगे और इस प्रोटीन काइनेजेस का काम था प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट करना, उसमें फॉस्फेट को ऐड करना। जब फॉस्फेट इस प्रोटीन्स और इस एंजाइम में ऐड होंगे तो यहाँ पर जो प्रोटीन या एंजाइम थे वो इनएक्टिव हो जाएंगे। तो GP2B3A जो रिसेप्टर है ये रिसेप्टर पर एक्टिवेट नहीं होगा। जब ये एक्टिवेट नहीं होगा तो इसका बाइंडिंग बाइमिनोफिब्रिनोजिन टू दिस नेक्स्ट एक्टिवेटेड प्लेटलेट फिर ये नहीं होगा। तो जब ये प्लेटलेट्स बाइंड नहीं करेंगे, एग्रीगेशन नहीं होगी। इस तरह से हमारी जो ड्रग्स हैं ये क्या करते हैं, ये हेल्प आउट करते हैं एज एन एंटी प्लेटलेट एग्रीगेटिंग। नेक्स्ट हमारे पास हैं GP2B3A इनहिबिटर्स एबिसिक्सिमैब।
अभी यहाँ पर मैं यहाँ से आ रहा हूँ, हमने थ्रोम्बोक्सिन A2 को इनहिबिट किया, ADP को इनहिबिट किया, फॉस्फोडाइस्टर्स को इनहिबिट किया, अभी GP2B3A को अगर हम इनहिबिट करें डायरेक्टली, तो जब हम इसको इनहिबिट करेंगे तो क्या होगा? तो इन दो प्लेटलेट्स का जो आपस में मिलना है बाइमिनोफिब्रिनोजिन और इस दो रिसेप्टर्स के थ्रू होता है। अगर हम इस रिसेप्टर ही को ब्लॉक कर देंगे तो ये प्लेटलेट इस प्लेटलेट के साथ कंबाइन नहीं करेगा, जब ये ज्वाइन नहीं करेगा, अटैच नहीं होगा तो एग्रीगेशन नहीं होगी। इस तरह से हमारे जो ये फार्माकोलॉजी है, यानी कि COX-1 इनहिबिटर्स, ADP इनहिबिटर्स, GP2B3A इनहिबिटर्स एंड फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स, ये क्या करते हैं? ये एग्रीगेशन को इस तरह से कम करते हैं, जिससे क्या होगा? एग्रीगेशन या फिर क्लॉटिंग नहीं होगी। सो दैट्स लिटिल बिट फ्रॉम माय साइड अबाउट दिस anti-platelet pharmacology. If still you have any kind of question remaining, you can drop that in the comment box. We'll come for the answers very soon. Thank you for watching.